हाँ देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में पहले बेसिक, आप लोग आज का जो लेक्चर है वो काफी कुछ बेसिक चीजें उसमें हम लोग कवर करेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम लोग बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्ड होते क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड को सबसे पहले पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। उनका कहना था, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल। है ना, बॉन्ड जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल को या एटम को या आयन को आपस में बाइंड करके रखता है। ठीक है ना। तो लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी, है ना। कोई भी बॉन्ड हो, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड कोई भी हो सकता है। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग बॉन्ड इज a टाइप ऑफ attractive force which binds two or more ions, atom और मॉलिक्यूल। ठीक है। तो बॉन्ड एक तरह का क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो दो या दो से ज्यादा एटम, आयन, मॉलिक्यूल को बॉन्ड आपस में बाइंड रखता है। ठीक है। अब देखो, बॉन्ड का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें कि बॉन्ड होते कितने टाइप के हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, कितने तरह के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड को पहले, सबसे पहले हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कोई भी अगर होगा तो वो इनमें से ही एक टाइप का होगा। केमिकल बॉन्ड में भी इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर। इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड। ठीक है। क्या मतलब है इसका, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिकुलर का क्या मतलब है। सर इंटर एटॉमिक मतलब दो एटम्स के बीच में हो, और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हो। ठीक है, बिल्कुल सही। इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं वो बिटवीन टू एटम्स या फिर आयंस, आयंस के बीच में भी जो बनते हैं उनको भी हम लोग इंटर एटॉमिक में ही काउंट करते हैं। तो बिटवीन टू एटम और आयंस जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक। और बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो बिल्कुल बेसिक है। अब इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं। तो उसको हम लोग फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसके भी 4 टाइप होते हैं इंटर एटॉमिक के। कौन कौन से, तो सबसे पहले लिखिए, कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड, आयनिक बॉन्ड। एंड लास्ट, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड 4 टाइप से बनते हैं, कोलन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। और जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड होते हैं इनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड इनमें से कोई भी हो सकता है, वो कोवेलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो
सकता है, आयनिक हो सकता है, मेटालिक हो सकता है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर अगर होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर वंड वाल फोर्सेस होंगे। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। है ना? तो वैसे हम लोग को शुरुआत में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पहले हम लोग को यही जो बॉन्ड है, अ, ये जितने भी टाइप के बेटा बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये इनका डिटेल डिस्कशन करना है कि कोई भी बॉन्ड बनता है तो कब बनता है, क्योंकि हर एक बॉन्ड बनने की कोई ना कोई नेसेसरी कंडीशन होती है, तब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कब बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा तो कब बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा तो वो कब बनेगा। तो ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना? और इन बॉन्ड के बनने के बाद मॉलिक्यूल की कौन सी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं वो सब पता होना चाहिए। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं इन ये जो बॉन्ड है, इन्हीं बॉन्ड के नेचर, इन्हीं बॉन्ड को पढ़ने में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। इस मेटालिक बॉन्ड थ्योरी क्या का होता है? मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में बनता है, एटम्स के बीच में, दो जैसे मेटल के बीच आयरन। में? नहीं, दो मेटल के बीच में नहीं, जैसे आयरन है, आयरन। ठीक है, तो आयरन मेटल है, सभी को पता ही है कि आयरन मेटल है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था कि नेचर में मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखे थे कि मैक्सिमम एलिमेंट मेटल होते हैं, है ना? यस सर। क्योंकि एस ब्लॉक के सारे ही एलिमेंट मेटल होते हैं, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल ही होते हैं, और पी ब्लॉक में भी डायगोनल के नीचे वाले क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो मेटल सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं अगर देखा जाए तो। और मेटल में ऐसा क्या होता है कि मेटल जैसे आयरन है तो आयरन आयरन एटम आपस में कैसे बाइंड होते हैं, है ना? वो एक्सप्लेनेशन मेटालिक बॉन्डिंग में हम लोग को मिलता है कि मेटल्स में एटम एटम के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, लेकिन है ना? आयन का तो एक ही जैसे एटम मॉलिक्यूल बनाता है ना। एटॉमिसिटी सर आयरन की वो तो एक ही होती है। आयरन की एटॉमिसिटी ठीक है, जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो मेटल की एटॉमिसिटी 1 होती है ना? लेकिन जैसे आपको आयरन, जैसे आपके हाथ में पेन है ना? हो सकता है वो प्लास्टिक का हो। यस अगर सर। मान लो सपोज वो आयरन का हो, या आपके आमने सामने कोई आयरन की चीज नहीं दिख रही है। है अरे सर, बॉटल है। अलमा अलमारी है कोई आयरन की? हाँ है। या पानी का ग्लास हो सकता है, तो स्टील का हो सकता है वो। तो क्या उसमें एक ही आयरन एटम है? नहीं नहीं सर, बहुत सारे हैं। बहुत सारे होंगे, लेकिन वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? अच्छा सर, वैसे मतलब समझ गया। हाँ। तो वो कोवलेंट बॉन्ड तो बना नहीं रहे होंगे आपस में, कोऑर्डिनेट भी नहीं बना रहे होंगे, आयनिक भी नहीं। तो आयरन के मतलब कि किसी भी मेटल के एटम्स आपस में जिस बॉन्ड से बाइंड होते हैं उस बॉन्ड को ही मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये सारी चीजें हम लोग को अच्छे से समझनी है। ठीक है, अब देखो, इनके भी फर्दर टाइप होते हैं, लेकिन अभी जब वो हम लोग इनके एक एक करके सारे पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे, क्योंकि अभी हम इनके टाइप बताने बैठेंगे तो फिर वो जब हम डिटेल में बताएंगे तभी उसका मतलब भी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटर मॉलिकुलर और इंट्रा मॉलिकुलर। इंटर मॉलिकुलर एंड इंट्रा मॉलिकुलर। ठीक है, तो अभी नाम लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तभी इसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा कि इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग कब बनती है और इंट्रा कब बनती है। तो इनके कुछ के फर्दर टाइप भी होते हैं, है ना? जैसे वांडरवाल फोर्स है ना, वांडरवाल फोर्स 4 टाइप के होते हैं, है ना? वांडरवाल फोर्स भी 4 टाइप के होते हैं।
तो यही पहले हम लोग को बेटा कवर करना है, ठीक है। ये सारे जो ब्राउन बॉन्ड है वो कब बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कब बन रहा है, किन कंडीशन में बन रहा है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले जो सबसे ओल्ड थ्योरी दी गई थी बॉन्डिंग के रिगार्डिंग, वो लुइस कॉसेल लैंगम्यूर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी, ठीक है। और ये थ्योरी सबसे पहले, ये थ्योरी हम लोग को बताती है कि बॉन्ड बनने का रीजन क्या होता है, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, कि यार बॉन्ड बनते क्यों हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक पे जाएं कि यार बॉन्ड क्यों बन रहे हैं। एटम, आयन, मॉलिक्यूल आपस में अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्या उसके पीछे उनका पीछे क्या लॉजिक है। तो वैसे तो अलग अलग रीजन्स दिए गए हैं कि कोई एक रीजन हर जगह फिट नहीं होता है, लेकिन जो सबसे पहले रीजन, ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन दिया था इन्होंने, ये तीन साइंटिस्ट थे, लिख लीजिए इनका नाम, अकॉर्डिंग टू कॉसेल, लुइस एंड लैंगम्यूर, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इनका कहना था कि इन्होंने ऑक्टेट रूल सजेस्ट किया था। इनका कहना था कि जितने भी एलिमेंट नेचर में देखे जाते हैं या पाए जाते हैं, वो सभी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट लिख देता हूं मैं, जैसे कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकेंड पीरियड के मैंने 5 एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। अब कार्बन के लिए देखा जाए तो कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इनके मैं लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, है ना। हेलोजन, कोई भी हो हेलोजन हो, उसकी वैलेंस सेल में 7 होते हैं। और नियॉन, नोबेल गैस एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंस सेल फुली फिल्ड होती है, उसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कॉसेल लुइस ये लैंगम्यूर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इसको पूरा नाम बोलते हैं कॉसेल लुइस लैंगम्यूर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ज्यादातर एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इसीलिए करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। क्योंकि जैसे नियॉन है, तो नियॉन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और नियॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। नियॉन जो है वो एलिमेंटल स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है नेचर में, है ना। ये कोवलेंट बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। ये किसी दूसरे भी एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, नोबेल गैस। तो ये थ्योरी ये कहती है कि ये इसलिए नहीं बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है ना। और ऑक्टेट कंप्लीट, किसी एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में पहले से ही है, और इस वजह से वो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के कॉन्फ्लिगेशन को अटेन करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है।
और वो एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये किसी दूसरे एटम के साथ अटैच्ड होके या उसके साथ शेयरिंग करके, है ना, या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन छीन के अपना ऑक्टेट क्या करना चाहेगा, कंप्लीट करना चाहेगा बाई शेयरिंग और बाई कंप्लीट ट्रांसफर, है ना। किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये छीन भी सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, कहने का मतलब। तो कैसे ना कैसे करके ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास और आ जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसके लिए वो दूसरे एलिमेंट के साथ है ना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जितने भी एलिमेंट है ना, इन जनरल देखा जाए तो इनकी थ्योरी काफी हद तक सही है ना। ये थ्योरी सबसे ओल्ड थ्योरी है, लेकिन ये काफी हद तक सही है ना। हाँ, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसके एक्सेप्शनल केस भी मिलेंगे कि कई जगह ये थ्योरी फेल भी होती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट देखा जाता है नेचर में बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो उनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सभी का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट ऐसे हैं जो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज उसके बाद आगे वाले जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो पहली कंडीशन देखो, मेन कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि कंडीशंस क्या होंगी, किन कंडीशंस में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद होगा तो आप वो देख के पता लगा लोगे कि कब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू नॉन मेटल। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, बिटवीन टू नॉन मेटल। पहली कंडीशन ही बेटा यही है, कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। दो सेम नॉन मेटल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। अब बताओ पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कहाँ बैठे हुए हैं? पी ब्लॉक। बिल्कुल सही, पी ब्लॉक में डायगोनल के ऊपर वाले जितने हैं वो सब नॉन मेटल है। तो और हाइड्रोजन भी ले लेना, कोई हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो यही एलिमेंट है जो आपस में देखोगे कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, और कैसे बनते हैं तो लिख लो सेकेंड कंडीशन, बाई ट्रांसफर, सॉरी बाई म्यूचुअल शेयरिंग, बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट बॉन्ड बनने की दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन कहीं फुलफिल होने लगती है तो वहां पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। पहली बात तो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन मेटल होने चाहिए, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल शेयरिंग। और वो इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमेशा एलिमेंट जो शेयरिंग करेगा ना वो अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और पर्पज दोनों का सेम होगा, दोनों एटम कहीं ना कहीं अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेंगे, तभी वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों बातों को मिला दीजिए तो ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। आपसे आपसे कोई पूछे बताओ कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करो, इसकी डिफिनेशन क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट नॉन मेटल बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस। सर। है ना। तो लिख देता हूँ, चलो आप लोग भी लिख लो। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स
between two non-metals by mutual sharing of valence electron in order to complete their octet, या डुप्लेट भी हो सकता है। डुप्लेट वो हाइड्रोजन हीलियम के लिए होगा, बाकी तो सभी के लिए ऑक्टेट। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनेगा और म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड या जब भी बनेगा तो या तो सिंगल टाइप का बनेगा, या डबल बनेगा, या ट्रिपल बनेगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से समझिए। पहला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में कोई पूछे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैसे? देखो, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सभी को पता ही, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो उसके वैलेंस शेल में उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करोगे तो -1 आएगा। तो उसकी वैलेंस शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का सपना है डुप्लेट कंप्लीट करने का, क्योंकि वो ऑक्टेट कभी कंप्लीट कर नहीं पाएगा, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। तो ये डुप्लेट कंप्लीट हो करके हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा। तो दोनों हाइड्रोजन का एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेगा? शेयर हो जाएगा, और उनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे। ठीक है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेंगे, जिससे उनके बीच में क्या बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर अभी जैसे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, इसको लुइस ने नाम दिया था। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुइस, क्या बोलते हैं इसको? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, इसको लुइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन लुइस ने 2 तरह के स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे। किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल को हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लुइस डॉट स्ट्रक्चर से भी और लुइस बॉन्ड स्ट्रक्चर से भी। लुइस बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना है तो उनका कहना था कि जब भी 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब भी 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उनके बीच में हम लोग कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लुइस बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये डॉट स्ट्रक्चर कोई पूछे तो हम लोग ऐसा बना देंगे हाइड्रोजन का, और बॉन्ड स्ट्रक्चर तो ये। तो सिंगल बॉन्ड कब बनता है? सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम के बीच में, जब 2 नॉन मेटल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होती है, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये जो हम लोग सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल एक्चुअली ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और हर एक सर्कल, हर एक एटम का अपना ऑक्टेट होता है। और जैसे पहले वाले हाइड्रोजन के ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। दोनों के सर्कल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है,
तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल लिख लिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, अगर हम लोग इस बात को समझे, तो क्लोरीन की क्लोरीन हेलोजन है ना, हेलोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अच्छा, एक के इलेक्ट्रॉन में डॉट से दिखाई दे रहा हूँ, एक के क्रॉस से दिखाई दे रहा हूँ, है ना, जिससे थोड़ा सा आपको फीलिंग आएगी कि हाँ भाई किसका कौन सा शेयर हो रहा है ना। वैसे तो सबके डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यादातर बुक्स में ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि सबके डॉट से रिप्रेजेंट करो, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, एक के डॉट से कर दिए, एक के क्रॉस। तो यहाँ पे देखो दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका भी टारगेट 8 इलेक्ट्रॉन का है, मतलब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और इसका भी टारगेट 8 ही इलेक्ट्रॉन का है। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है यहाँ पे, ठीक है। और किसी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, शेयर करता है, शेयर। ठीक है। तो ये आप लोग बस फंडा याद रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है ऑक्टेट के रिस्पेक्ट में, उतने ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो दोनों क्लोरीन एटम बेटा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो होगा क्या कि दोनों का सर्किल दिखा दीजिए, दोनों के सर्किल में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 6 तो उसके अपने रहेंगे ही, और 6 इसके अपने रहेंगे, लेकिन 2 शेयर हो जाएंगे। तो इसके देखो ये लेफ्ट वाले क्लोरीन के सर्कल में भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और राइट वाले क्लोरीन के सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब दोनों का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, या इनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं। और शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं एलिमेंट के पास, उनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोन पेयर, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल में देखिए इसका आप चाहो तो वो भी बना सकते हो, लुइस बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसका लुइस बॉन्ड स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसे बना देना, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड शो कर दीजिएगा, और दोनों क्लोरीन पे 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, लुइस बॉन्ड स्ट्रक्चर। वैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन शो करो, आप नहीं भी शो करोगे तो भी चलेगा, है ना। तो मैंने ऐसे शो कर दिए। अब एक क्वेश्चन बताओ, अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स हैं? 6। 6 है ना, सर ठीक 3। है, बहुत नहीं 6 है सही, 6 आंसर करेक्ट। क्योंकि देखो मैंने पूरे मॉलिक्यूल पे पूछा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल पे। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर है, और दोनों के पास मिलाया जाए तो टोटल 3 + 3 6 लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर अगर पूरे मॉलिक्यूल में, कंप्लीट मॉलिक्यूल में पूछें तो 6 है। ये बेटा लोन पेयर है। लोन पेयर जो शेयरिंग करने के बाद बचते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं। तो लोन पेयर का नंबर 6 है। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं क्लोरीन 1। मॉलिक्यूल में, 1। हाँ, तो बॉन्ड पेयर एक ही है केवल। बॉन्ड पेयर जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सब हम लोग को समझनी है अच्छे से। अब जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो हमें पता है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल देखो, ये तो आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे अच्छे से कि क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, कि क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। हेलोजन सारे ही नॉन मेटल होते हैं, है ना। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। आप उसको ऐसे समझ लेना कि पीरियोडिक टेबल में आप डायगोनल, पी ब्लॉक में डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट बैठे हैं वो सब नॉन मेटल है। हेलोजन तो सारे ही नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और उससे टीपो में शुरुआत के 3 नॉन मेटल हैं, और फिर उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक मेटलॉइड में आ जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, बोरॉन। तो ये सब वाले नॉन मेटल ही हैं, तो ये सब बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन की वैलेंस शेल अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो तो वो क्या है, 8 है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे आप, तो 1s2 2s2 2p4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके दोनों का टारगेट कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। तो दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वो एलिमेंट उतने ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये इसका बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और अगर वो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बना है पहला वाला, और डॉट बनाना है तो ऐसे सर्कल बना के आप दिखा दिए कि किसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे शेयर कितने हो रहे हैं, यहाँ पे शेयर भी 4 ही हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्टेट दोनों का ही कंप्लीट है, ऑक्टेट दोनों का ही क्या है, कंप्लीट है। क्लियर हो गई बात। यस सर। अब जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कोई पूछे आपसे, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में पहले देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। और सेकेंड सेल वैलेंस सेल है, उसमें टोटल 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हो, या फिर एक तरीका और हमने बताया था तुम लोग को, एलिमेंट का ग्रुप नंबर में 10 माइनस कर दो तो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, है ना। जैसे नाइट्रोजन आपका 15 ग्रुप का है ना। पीरियोडिक टेबल इसीलिए तो पढ़ाई गई है आप लोगों को। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, 15 माइनस 10 कर दो तो कितना आ गया, 5। डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों नाइट्रोजन अगर आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और दोनों नॉन मेटल भी हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा यहाँ पे। लेकिन दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 3 3। इलेक्ट्रॉन की। हाँ, तो ये दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आपस में, ठीक है। जिससे इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। या इनका लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर डॉट वाला बनाना है, तो डॉट में सर्कल बना के दिखा दो। अच्छा, इसमें शेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं बताओ। अच्छा, नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। 3। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर, लोन पेयर 2 ही है। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ये अभी तक मैंने जो एग्जांपल अभी ये ऊपर वाले बताए, ये सब होमो मॉलिक्यूल के बताए हैं आपको। इसमें सेम काइंड ऑफ एटम आपस में ज्वाइन होके बना रहा है मॉलिक्यूल, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं होमो मॉलिक्यूल। इनको क्या बोलते हैं,
होमो मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा सेम एटम के बीच में ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, है ना। हेट्रो मॉलिक्यूल में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। हाँ, शर्त ये है कि दोनों नॉन मेटल होने चाहिए। तो कुछ हेट्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे HCl। HCl का स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछे तो HCl में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और क्लोरीन, हेलोजन तो सारे ही नॉन मेटल होते हैं। अब दोनों को आपस में अगर बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7। 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो दोनों का टारगेट यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इसको सॉरी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है ना। और हेलोजन, हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7 है, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये जैसे शोले मूवी आपने देखा होगा, तो वहां पे जय और वीरू दोनों का टारगेट सेम था। शोले मूवी देखी नहीं यस देखी? सर, यस सर। काफी पॉपुलर मूवी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो शोले मूवी में आपने देखा होगा जय और वीरू दोनों का टारगेट, जय वीरू और उसमें ठाकुर भी था, है ना। हाँ, तीनों का यस सर। टारगेट सेम था। तीनों का टारगेट क्या था, उसका गब्बर क्या नाम था? गब्बर। गब्बर की मौत। तो यहाँ पे भी वही है। तो जब जब दो ये वैसे एक बहुत कॉमन बात बता रहा हूँ मैं, जब भी दो लोग का टारगेट सेम होता है तो वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं। है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, दोनों का टारगेट सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे म्यूचुअल, और आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आप इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना तो ऐसे बॉन्ड हटा के सर्कल दिखा देना। ठीक है, बॉन्ड हटा के सर्कल दिखा देना, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ ही रहा होगा, बोलो भाई। यस सर। यस यस सर। यस। है ना। देखो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज है, शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से ही होती है। अगर ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको, तो फिर आगे जो खतरनाक टाइप के एग्जाम्पल आने वाले हैं वो बड़ी आसानी से आप लोग बना ले जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट आप पहले समझते रहिए। तो HCl मॉलिक्यूल हो गया, या जब कुछ और चलो ले लेते हैं। ठीक है, जैसे HCN मॉलिक्यूल ले लिए, है ना। आपसे कोई पूछे HCN का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो HCN में हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख दे रहा हूँ। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो वही बात है कि सबका टारगेट लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वही शेयर कर लेगा। कार्बन भी फिर एक ही शेयर करेगा, जब सामने वाला एक शेयर कर रहा है तो वो भी एक शेयर करेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बनना है। ठीक है, लेकिन कार्बन के दिल से पूछो कार्बन का टारगेट क्या है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 4 की और रिक्वायरमेंट है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा पूरे पूरे। अब वो एक तो कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, तो बाकी की 3 किसके साथ शेयर करेगा? नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन को केवल 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना। उसको तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। बोलो भाई, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या सिचुएशन है।
हाइड्रोजन कार्बन Yes, sir. एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और कार्बन बाकी 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, जिससे कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे पूरे पूरे, और नाइट्रोजन को 3 ही बनाने हैं, नाइट्रोजन 3 बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन साइनाइड का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रह जाएगा, है ना। इस पूरे मॉलिक्यूल में केवल एक ही लोन पेयर है, वो भी नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि बाकी तो शेयर हो गए ना इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? है ना। तो ये यस सर। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इनको हम लोग समझते हैं। अब देखो, अब थोड़े से इसके बाद हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग सिंपल होमो एटॉमिक हेटेरोटॉमिक पढ़ रहे थे। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हेडिंग लिखना पड़ेगा, नोट कर लिए, लुईस डॉट या बॉन्ड हम लोग बनाएंगे तो दोनों ही स्ट्रक्चर ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, या कैसे बनता है ना। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एटम का नंबर 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी 2 से ज्यादा होगा, 2 नहीं 2 से ज्यादा अगर है। जैसे SCN भी देखा जाए तो एक तरह का पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ही है ना, 3 एटम थे इसमें। लेकिन कई बार और भी मिलेंगे, 4 5 6 और भी एटम आपको मिल सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल में। तो वो ऐसे मॉलिक्यूल का कैसे बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं, वो हम लोग को पता होने चाहिए, है ना। तो वो मैं लिख देता हूँ, उन रूल को फॉलो करके हम लोग बनाते हैं। देखो, रूल नंबर 1, पहला रूल क्या होता है। सबसे पहले तो अगर कोई पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल आपको दिया जाए उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आप क्या करिए, उसमें सेलेक्ट सेंट्रल एटम इन गिवन पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले उसमें आप क्या करिए, एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट या आइडेंटिफाई भी लिख सकते हो, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम इन गिवन मॉलिक्यूल। जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया जा रहा है उसमें आप क्या करिएगा, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कौन सा सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो देखो, इसका नाम ही सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम हम लोग उस एटम को बोलते हैं जो स्ट्रक्चर के बीचों बीच, मतलब स्ट्रक्चर की सेंट्रल पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, उसे हम लोग सेंट्रल एटम बोल देते हैं। मतलब लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय जब 2 3 या 4 एटम या उससे भी ज्यादा एटम अगर होंगे, तो एक एटम ऐसा होगा जो बिल्कुल बीचों बीच में बैठेगा, है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर एटम बोलेंगे, है ना। सेंटर एटम स्ट्रक्चर के सेंटर पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। ये चाहो तो लिख लो, सेंट्रल एटम ऑक्युपाई द सेंटर पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम किसको बोल रहे हैं, सेंट्रल एटम will occupy center position। ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर के सेंटर पोजीशन पे जो एटम बैठेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल एटम। अब फिर आते हैं कि हम कैसे जानेंगे कौन सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं सेंट्रल एटम के लिए। देखो, आपको ये देखना है कि ऐसा एटम जिसकी एटॉमिसिटी क्या हो, मिनिमम हो, वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम की एटॉमिसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। लीस्ट एटॉमिसिटी वाला जो एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है ना। जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें देख लीजिएगा सबसे कम एटॉमिसिटी किसकी है, ठीक है। सबसे कम एटॉमिसिटी जिस एटम की होती है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रल एटम।
है ना। तो लिख लीजिए इसमें, सेंट्रल एटम शुड बी लीस्ट इन नंबर। सेंट्रल एटम जो होगा वो लीस्ट होगा, सबसे कम नंबर में होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दैट इज एटॉमिसिटी, जिस एलिमेंट की क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, जैसे देखो कुछ इसी में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे लीस्ट एटॉमिसिटी किसकी है? सल्फर। सल्फर। सल्फर है ना, तो सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब जैसे आपको दे दिया गया SClO4 पर क्लोरिक एसिड, तो इसमें दो एटम ऐसे हैं जिनकी एटॉमिसिटी क्या है, मिनिमम वन। है ना। तो जब कभी ऐसा हो कि दो एटम ऐसे दिखने लगे जिनके एटॉमिसिटी मिनिमम है, तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन नेवर बिहेव एज ए सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। उसका रीजन ये कि सेंट्रल एटम हमेशा वही होता है जो क्या हो, हाँ हाँ, सेंट्रल एटम में हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। सेंट्रल एटम हमेशा मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। मल्टी टैलेंटेड मतलब कि एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। हाइड्रोजन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसलिए बेटा हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम मत बोलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, इसका मतलब फ्लोरीन हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक है, बोलो भाई। अब जैसे मैंने लिख दिया H3PO4, बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। है ना, फास्फोरस हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया नाइट्रेट आयन, इसमें कौन होगा सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन। है ना। तो ऐसा कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे के दे दिया जाए, तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिसिटी देखेंगे कि किसकी एटॉमिसिटी मिनिमम है, वही हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। लेकिन आ, इसमें दो तीन पॉइंट और हैं, केवल इस पॉइंट से हमेशा हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट एक और लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट, सेंट्रल एटम शुड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। सेंट्रल एटम शुड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। सेंट्रल एटम के लिए ये भी बोला जाता है, तो कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जिसमें दो एटम ऐसे होंगे जिनकी एटॉमिसिटी सेम होगी, लेकिन दोनों में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। दोनों में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? चलो हाइड्रोजन के लिए तो बोल दिया कि कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हो कि दो एटम की एटॉमिसिटी सेम हो और दोनों में कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तो फिर ऐसा उसमें सेंट्रल एटम उसे मानना चाहिए जो थर्ड पीरियड या उसके नीचे किसी पीरियड को बिलोंग कर रहा हो। कभी भी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डिसाइड करना हो कि कौन सेंट्रल एटम है, तो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को प्रिफर कीजिएगा। या उससे नीचे अगर बैठा हो, फोर्थ फिफ्थ का बैठा हो, तो वो और बेटर है ना। ठीक है, यस सर। बोलो। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल इसका भी लिख लो आप लोग। एक एग्जांपल ले आ जाए,
है ना। देखो एक काफी बढ़िया एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है OSF4, ठीक है, और इसमें आपसे पूछा होता है कि इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। सल्फर। तो इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, सल्फर को हमें मानना पड़ेगा सेंट्रल, ठीक है। अगर आप एटॉमिसिटी देखोगे तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की भी 1 है और सल्फर की भी 1 है, दोनों की सेम है। लेकिन सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, फिर वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम। बोलो भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। यस सर। एक अच्छा ये भी चलो लिख लो, ClOF3। इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बताओ किसको बोले। ऑक्सीजन। क्लोरीन। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। यस सर। क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन थर्ड पीरियड है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि एटॉमिसिटी दो एटम की सेम हो लेकिन दोनों में कोई हाइड्रोजन ना हो, फिर डिसाइड करना पड़े, तो फिर ध्यान रखना कि जो थर्ड पीरियड या मान लो उससे भी नीचे के किसी पीरियड को बिलोंग कर रहा है ना, फोर्थ फिफ्थ को बिलोंग कर रहा है, तो और अच्छी बात है, फिर वो होगा हमारा सेंटर एटम। ठीक, क्लियर हो गई बात, यस सर। है ना। और एक एक रेयर कंडीशन होती है, हो सकता है आपको कोई बहुत टिपिकल सा एग्जांपल दे दे तो ये भी पता होना चाहिए कि मान लो कि अगर दो ऐसे एलिमेंट हो जो दोनों ही थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों की एटॉमिसिटी भी सेम हो, मतलब उनका पीरियड भी सेम हो और एटॉमिसिटी भी सेम हो, तो कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। अगर एटॉमिसिटी भी सेम हो उनकी, ठीक है, और पीरियड भी सेम हो, सर फिर अल्फाबेटिकली। क्या करेंगे। नहीं बेटा, वो IUPAC में करते थे अल्फाबेटिकली। यहाँ देखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फिर ऐसे केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख ली जाती है। अगर कभी ऐसा ऐसा बहुत रेयर एग्जाम्पल ही मिलेंगे, ढूंढने से बहुत ढूंढने से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन दिए जा सकते हैं जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए। तो सेंट्रल एटम ऐसे केस में वो होगा जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, मतलब उनमें जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो हमारा सेंट्रल एटम, ठीक है। ये तभी लगाई ये लेकिन ये पॉइंट तभी लगाइएगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो। एटॉमिसिटी भी दो एलिमेंट की मान लो सेम हो किसी मॉलिक्यूल में, और उनका दे शुड बिलोंग टू सेम पीरियड, है ना। ऐसे केस में उनका अगर पीरियड भी सेम है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे फिर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, बात आ रही समझ में। यस सर। यस सर। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब फिर ये तो अभी मैंने आपको रूल नंबर 2 ही था, रूल नंबर 2 ही में वो तीनों पॉइंट हैं, है ना। इसके बाद जब हम लोग सेंट्रल एटम पहचानेंगे तो उसके बाद करेंगे क्या, तो सेंट्रल एटम को बिल्कुल बीचों बीच में रख देंगे, स्ट्रक्चर बनाते समय उसको बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे बैठा देंगे, और उसको चारों तरफ से हम लोग मोर उस एटम में सेंटर एटम को छोड़ के जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, है ना, एक्सेप्ट सेंटर एटम को तो बीचों बीच में बैठा देंगे। तो सेंटर एटम को छोड़ के बाकी बचे एटम में देख लीजिएगा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, उसको चारों तरफ से सराउंड कर देंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल एटम शुड बी सराउंडेड बाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कुछ एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है।
तो इसमें देखो अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हम लोग एटम्स को अरेंज करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, तो उसको तो बीच में रख देंगे। फिर अब सल्फर को छोड़ के देखो तो बचे इसमें दो एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखो कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। 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 हाँ। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसको सेंट्रल एटम को उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सराउंड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 4 ऑक्सीजन है तो मैंने चारों तरफ इसके 4 ऑक्सीजन बैठा दिए। ठीक है, और जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन ही बच रहा है तो फिर हाइड्रोजन रख देंगे। और हम लोग अपनी तरफ से अरेंजमेंट कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो स्ट्रक्चर वो सिमेट्रिकल टाइप का दिखे, है ना, मतलब सिमेट्रिकल टाइप का अरेंजमेंट हो एज पॉसिबल है ना। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि अनसिमेट्रिकल हो। अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बन सकता है तो हम लोग सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये सिमेट्रिकल अरेंज, सिमेट्रिकल मतलब समझ लो कि इसको अगर बीच से कट्टा मारो या तलवार सुलेमानी चला दो तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता दिख रहा है ना। ऐसे देखो वर्टिकली, वर्टिकली सेंटर और सिमेट्री, वर्टिकली इसमें सिमेट्री दिख रही है। तो सिमेट्री अगर दिखे तो बहुत अच्छी बात है ना। बोलो भाई। यस है ना, तो स्ट्रक्चर ये भी एक पॉइंट इसमें होता है। लिख लो, अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड सेंटर एटम शुड बी सिमेट्रिकल एज पॉसिबल एज। अपनी तरफ से हम लोग कोशिश यही करेंगे कि अरेंजमेंट सिमेट्रिकल हो जहां तक संभव हो। कई बार ऐसा होगा कि हम लोग चाह के भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां पे अनसिमेट्रिकल ही बनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक सिमेट्रिकल बन सकता है तब तक हम लोग सिमेट्रिकल ही बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट में नोट जरूर लिख देना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एल्कली मेटल, अगर कोई एल्कली मेटल बैठा हो तो एल्कली मेटल बेटा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और फ्लोरीन, डू नॉट कंसीडर, डू नॉट कंसीडर एज सेंट्रल एटम, इनको कभी भी सेंट्रल एटम मत मानिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, एल्कली मेटल और फ्लोरीन। एल्कली मेटल मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ज्यादातर आपको कई बार ऐसा सॉल्ट वाल्ट दे देगा, जैसे सोडियम क्लोरेट दे देगा, तो आप देख लेना कि भैया सोडियम तो एल्कली मेटल है, ये तो मेटल है, और ये सब नॉन मेटल है। तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा सोडियम और क्लोरेट के बीच में, तो उसको हम लोग आयनाइज कर देंगे, उसको हटा देंगे मतलब आयनाइज करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूल्स बताए हैं। अब ऐसा करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तब ये सारी बातें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो अभी रूल में पढ़ी है उनको जब आप अप्लाई करोगे तो और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी कि इनको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, ड्रॉ द लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर। ड्रॉ द लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए पहले फर्स्ट बनाइएगा मीथेन, बिल्कुल इजी टू टफ हम लोग बनाएंगे। पहले बेसिक बेसिक पॉलीटॉमिक में जो है उनको पहले बनाएंगे।
कुछ आयन भी ले लेते हैं, जैसे सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन, पायरोफॉस्फेट आयन। ठीक है, जैसे ये 12 मॉलिक्यूल पहले बनाते हैं, ठीक है। इनके हम लोग को बनाने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट की प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा करिए, क्योंकि लुईस डॉट जल्दी बन जाते हैं। और अगर लुईस डॉट बना लोगे तो लुईस बॉन्ड पहले बनाइएगा आप लोग। लुईस बॉन्ड बना लोगे तो लुईस डॉट आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। उसमें बॉन्ड हटाते चले जाओ तो सर्कल बना दो तो वो लुईस बॉन्ड डॉट बन जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम लोग जो करेंगे वो पहले लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स की करेंगे। ठीक है, देखो अब एक एक पकड़ते हैं, एक एक को बनाते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर इसमें है, फर्स्ट स्ट्रक्चर मेथेन का। अब देखो मेथेन में सेंट्रल एटम बताओ कौन सा है कार्बन। है ना, सेंट्रल एटम कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन को बीचों बीच में रख दो, ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम ही नहीं है, तो उसको चारों तरफ से किससे सराउंड कर देंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ईच हाइड्रोजन हैव ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल में, ठीक है। और कार्बन का टारगेट है 4 बॉन्ड बनाने का। कार्बन 4 क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की डिफिशियंसी है, तो इट विल मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इसमें जैसे एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का ये वाला शेयर हो जाएगा, एक ये शेयर हो जाएगा, एक शेयर हो जाएगा। शेयर होने के बाद इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रखे जाते हैं ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन गया लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, है ना। और अगर आपको लुईस डॉट बनाना है तो लुईस डॉट इसी से बन जाएगा। देखो लुईस डॉट में क्या करो, आप बॉन्ड हटाते चले जाओ, बॉन्ड हटा दो और सर्कल बना दो, और सबके सर्कल में 8-8 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ठीक है। हाइड्रोजन के सर्कल में 2 ही दिखेंगे, लेकिन कार्बन के सर्कल में 1। ठीक है, बन गया। तो ये बन गया आपका लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो खैर बहुत बेसिक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो ये हम लोग लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसको बनाते समय बॉन्ड एंगल्स के बारे में बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि लुईस ने अपनी थ्योरी में बॉन्ड एंगल्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं था कि बॉन्ड एंगल भी होते हैं, ऐसा कुछ, है ना। तो हम लोग बनाएंगे तो लुईस स्ट्रक्चर जब भी पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो रैंडमली बनाते हैं, मतलब बॉन्ड एंगल्स का ख्याल नहीं रखते हैं। मतलब आप इस स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है ना। एक्चुअली लुईस स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, ठीक है ना। बनाते समय हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना, हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे बॉन्ड एंगल्स का भी ध्यान रखेंगे, है ना। बॉन्ड एंगल्स हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। बोलो, समझ में आ रही बात? Yes.
अब जैसे अमोनिया बनाना है हम लोग को, तो अमोनिया में सेंट्रल एटम तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। सेंट्रल एटम है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बीच में रख दिया और तीनों तरफ तीन हाइड्रोजन से सराउंड कर दिया, उसमें तीन ही हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। और नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना। नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। अगर नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना लेगा, फिर भी उसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। बोलो भाई, कोई पूछे अमोनिया में कितने लोन पेयर हैं? 1 है ना, 1 लोन पेयर। अमोनिया मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर। ठीक है। एक वाटर भी बना लो चलो, क्योंकि भाई जल ही जीवन है, वाटर के बिना तो सब कुछ अधूरा है। देखो वाटर में भी ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन हमारे साइड एटम है। ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक ही होते हैं। अब सभी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ही, ये वही शेयर करेगा, और ऑक्सीजन अपने दोनों शेयर कर लेगा, जिससे हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर बताओ कितने हैं ऑक्सीजन के? 2 2 है ना। हाँ, 2 लोन पेयर है। तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर है, एक ये है एक ये है। 2 लोन पेयर। लोन पेयर हमने, मैं इसलिए आपको दिखाता जा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे लोन पेयर का सिग्निफिकेंस मिलेगा देखने को। इसलिए लोन पेयर काउंट आउट करना आना चाहिए। और आजकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन में वो लोन पेयर पूछ देते हैं। आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें कितने लोन पेयर हैं, ऐसे वो क्वेश्चन मेंस पेपर में सीधे सीधे पूछ रहे हैं। तो वो सब काउंट करना हम लोग को आना चाहिए। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन हो गया और साइड एटम ऑक्सीजन हो गया। से कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 है। तो सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें तो कार्बन को, ऑक्सीजन को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। ये वाला भी 2 शेयर करेगा। और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और 2 राइट वाले के साथ शेयर कर लेगा। इससे क्या होगा कि इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, राइट वाला ऑक्सीजन, और लेफ्ट वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इसमें देखा जाए तो 4 लोन पेयर है। सेंट्रल एटम पे तो 0 लोन पेयर है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल पे देखा जाए तो 4 लोन पेयर है ना, पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल। बोलो भाई, आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? yes Yes. sir. अब इसमें एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताता हूँ। रूल ऑफ ऑक्टेट एक्सपेंशन। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर देते हैं, और ऑक्टेट एक्सपेंड करके वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो
ये हमें पता होना चाहिए कि कब कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है, कब नहीं एक्सपेंड करता है। और जब भी कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर देता है तो उसके ऑक्टेट को सुपर ऑक्टेट भी बोलते हैं, उसके ऑक्टेट को बोलते हैं सुपर ऑक्टेट, है ना। तो हो क्या कंडीशन क्या है, मेन चीज इसमें कंडीशन है। तो बोलते हैं कि when central atom when central atom of a molecule when a central atom of a molecule belongs to third, fourth, fifth, sixth, सेवेंथ, या इसको टू द पॉइंट लिखा जाए तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स इन पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, then it can expand their octet। ठीक है, तो इसमें कंडीशन आपको ये बताई मैंने कि जब भी किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले किसी भी पीरियड को बिलोंग कर रहा हो, थर्ड पीरियड से लेकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, सिक्स, सेवन, है ना, तो ऐसा एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। क्यों कर सकता हो, कोई पूछे क्यों ऐसा हो रहा है, तो ड्यू टू, ये भी लिख लो, रीजन भी लिख लो, ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्योंकि थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले जो पीरियड होते हैं ना, उनकी वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल भी होता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी एक्रोमोडेट कर सकते हैं, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं अपनी वैलेंस शेल में, है ना। 2 रख लेंगे एस में, 6 रख लेंगे पी में, 8 तो यही है, अगर डी है तो 8 से ज्यादा भी वो ऑक्युपाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ऐसे केस में ऑक्टेट को एक्सपेंड, मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो है वो ऐसे केस में ऑक्टेट को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का जैसे स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर आपका क्या है, सेंट्रल एटम, और साइड एटम है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो सल्फर ऑक्सीजन का टारगेट है 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा सल्फर के साथ, है ना, इसका भी टारगेट 2 इलेक्ट्रॉन का है। अब देखो अगर जैसे ही आप ऐसे समझो, एक ऑक्सीजन जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर का भी तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सल्फर भी तो 16 ग्रुप पे बिलोंग करता है, इसके पास भी तो 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। सल्फर ऑक्सीजन दोनों सेम ही ग्रुप के तो एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, और सल्फर को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने क्या किया, आपने दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर दिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा, है ना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोलो भाई। देखो Yes, sir. इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये जो सल्फर है ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ऐसे केस में क्या करेगा, ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर देगा, मतलब वो जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना लेगा, और
ऐसा करने पे क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप गौर से समझिए, आपसे कोई पूछे कि सल्फर की वैलेंस शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल सल्फर के रिस्पेक्ट में, देखो 10। 10. 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। हाँ, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे बना के दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, सल्फर की वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ऑक्टेट एक्सपेंशन। और सल्फर ऐसा काम कर सकता है, कोई उसको है ना दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट या थर्ड पीरियड के नीचे वाले पीरियड वाले एलिमेंट अपना ऑक्टेट बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, लेकिन ये काम कभी सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट नहीं कर सकता। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट अगर कभी सेंटर एटम हो तो उसका कभी ऑक्टेट एक्सपेंड मत करिएगा। हाँ बताओ क्या करो बेटा। सर इसमें ये नहीं हो सकता था कि सर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में दोनों में सिंगल बॉन्ड होता है, फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है? नहीं, एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं शो करता है ना। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किए गए हैं, और इनका जब स्ट्रक्चर देखा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से, तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर यही एग्जिस्ट करता है, मतलब यही वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही होता ही है। अगर जैसे आपका ये कहना मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट। अभी आपको कुछ हम पॉइंट और बताएंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बाइंड कभी मत करिएगा कुछ, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड जो होता है बहुत अनस्टेबल टाइप का होता है। ठीक है, परऑक्साइड बॉन्ड कुछ रेयर मॉलिक्यूल में ही बन पाता है ना। अपनी तरफ से हम लोग एवॉइड करेंगे, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जोड़ना हर जगह गलत हो जाएगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हम लोग जब भी, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो कभी भी 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर और 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर को एवॉइड करिएगा, क्योंकि 3 मेंबर और 4 मेंबर जो साइक्लिक रिंग्स होती हैं वो उनमें बहुत एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, इतने अनस्टेबल होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं मॉलिक्यूल में, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड में यही स्ट्रक्चर बन पाता है। ठीक है, साइकिल मत बनाइएगा। और देखो उसी ऑर्डर में देख लो और कौन कौन से थे। ये SO3। वाले तो चारों हो गए। हाँ, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये सब, अब ये सब सारे बना डालोगे आप लोग। इनमें देखो एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप खटाखट बनाते चले जाओगे। अब जैसे सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो देखो आप पहले ही देख लो कि यार इसका सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है ना। देखने के नजरिए थोड़ा आपको समझना है कि कैसे जल्दी समझेंगे कि यार इसका सेंटर थर्ड पीरियड बिलोंग कर रहा है, तो आप समझ जाना कि अगर ऑक्टेट एक्सपेंड करने की बात होगी तो हम लोग एक्सपेंड करने में बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं, मतलब ऑक्टेट एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और हर एक ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना। ईच ऑक्सीजन हैव आल्सो 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, है ना। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो हमेशा हम लोग सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। मतलब शुरुआत हम लोग या जो प्रेफरेंस है वो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट को पहले देंगे। ठीक है, कि उसकी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, है ना, जिससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन भी, उसको भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी डबल बॉन्ड बना लेगा।
तो इसके इससे इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन भी डबल बना लेगा, इससे इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, और यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में के ध्यान से देखो तो सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया है। सल्फर ने देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और 6 के 6 शेयर किए तो 6 का डबल 12 हो गए। उसके उसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑक्टेट क्या हो जाता है, ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है उस एलिमेंट का। तो सल्फर ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग एक्सपेंड करा देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, ऑक्सीजन का ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन का ना कभी करा देना एक्सपेंड, नहीं तो वो पाप हो जाएगा, है वो गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो फिर वैलिड नहीं। ठीक है, तो इसमें सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। बोलो भाई। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का बनाना है आपको, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें भी वही बात है कि अगर ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा होगा तो हम लोग कर देंगे, है ना, हम लोग सोचेंगे नहीं उसमें। पहले तो उसका अरेंजमेंट देख लो, अरेंजमेंट उसका इसी तरह से होगा। अब देखो, शुरुआत सबसे गरीब आदमी से करो। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन ओनली मेक्स सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन का नारा है सिंगल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहीं भी होगा वो सिंगल ही बनाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेगा। अब देखो, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सोच के चलेंगे भाई। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक वो शेयर कर चुका है, मतलब इस समय 7 हो गए हैं, एक और उसको चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन और वो शेयर कर लेगा, किसके साथ, सल्फर के साथ, जिससे दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन मतलब ये वाले जो 2 ऑक्सीजन है ना, इन दोनों का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए, और यही सेम कहानी इसकी भी है। ठीक है, अब देखो ये 2 ऑक्सीजन है, अभी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। ठीक है, तो ये 2 ऑक्सीजन, अच्छा सल्फर के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे भी हुए हैं, तो वो दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा सल्फर के साथ। ठीक है, जैसे इन दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनाने होते हैं वैसे भी। लेकिन अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, है ना। देखो, सल्फर के सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। और एक ध्यान रखना, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा, 2 4 5 मॉलिक्यूल लिख देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वायलेट ऑक्टेट रूल, है ना, ऐसे पूछेगा कि कौन से मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहे हैं। तो भैया यही इस तरह के मुन्ना भाई जितने होंगे जिनका सेंट्रल एटम ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा होगा, ये सभी ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। बोलो भाई, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो यही बोलता है ना कि ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट होना चाहिए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 होने चाहिए लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। बोलो भाई, तो देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। ये SO3 भी देखा जाए तो SO3 भी ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि SO3 का सेंट्रल एटम है ना, ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है उसका। SO2 में भी वही कहानी है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम के पास जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर शेयरिंग, तो वो ऑक्टेट रूल को वैलिड करने लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग को पहचानना आना चाहिए। और इसके बाद कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद H2 सर SO7। वो सर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता? नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी बात बताएंगे आप लोगों को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होता है, जब ये कंडीशन आए कि वो ऑक्टेट ना कंप्लीट कर पा रहा हो, है ना, तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे।
ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की जगह मान लो नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का होता है, वो ऑक्टेट ना कंप्लीट कर पाता और एक्सपेंड नहीं कर पाता, तो फिर वो कोऑर्डिनेट बना देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मजबूरी का बॉन्ड होता है, जब कोई एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता है। और आप देखोगे कि सेकंड पीरियड एलिमेंट ही ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते। ठीक है, सेकंड या फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में वो हाइड्रोजन हीलियम दो ही एलिमेंट है, इसलिए उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जनरली सेकंड पीरियड की बात करते हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट वाले ही बना सकते हैं कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मजबूरी का बॉन्ड है, हर जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं बनाना है हम लोगों को, जहाँ पे ऑक्टेट नहीं एक्सपेंड हो पा रहा होगा वहीं पे फिर बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कौन सा था, H2SO7। यस हाँ, इसको ओलियम बोलते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है देखो, तो इसमें सेंट्रल एटम तो आप लोग पहचान ही गए होंगे क्या है। लेकिन सर ऑक्सीजन बीच में आएगा, लेकिन इसमें हाँ, इसमें ऑक्सीजन बीच में आएगा, सही है। इसमें सेंट्रल एटम आपका सल्फर है। अब इसमें देखो कुछ छोटी छोटी रूल्स हैं, वो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। कभी ऐसा हो कि सेंट्रल एटम का नंबर इवन हो, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम देखा जाए तो 2 बार आ रहा है, सेंट्रल एटम की एटॉमिसिटी 2 है, इवन है, और उसमें ऑक्सीजन अगर है, उसी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का नंबर क्या है, ऑड नंबर में है। ठीक है, तो सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, सिमेट्री इसको मेंटेन करने के लिए एक ऑक्सीजन को दोनों सेंट्रल एटम के बीच में इंसर्ट करा देते हैं। बोलो भाई, क्या बताया मैंने रूल? जब किसी मॉलिक्यूल में आपको ऐसा दिखे कि सेंट्रल एटम का नंबर इवन है, इवन मतलब जैसे 2 है या 4 है, इस तरह से, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, तो सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए एक ऑक्सीजन को दोनों के बीच में फिट कर देते हैं, दोनों सेंटर के बीच में। अब बचे कितने ऑक्सीजन? 7 में एक बैठा दिया बीच में, तो बचे 6 ऑक्सीजन। तो 6 में 3 इधर वाले राइट वाले सल्फर के साथ ज्वाइन करा दीजिए, और 3 इधर ज्वाइन करा दीजिए, है ना। बोलो भाई, तो इससे क्या होगा कि आपका जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। सेंट्रल एटम के अबाउट जो एटम का अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल मिलेगा। और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अटैच करना है ना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होगा। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो, बताओ। जैसे अभी एक हम लोग पढ़ेंगे N2O5, तो उसमें भी ध्यान रखना कि सेंटर एटम इवन नंबर में है, ऑक्सीजन ऑड में, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे। नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन बैठा देंगे, बाकी 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, है ना। मतलब अरेंजमेंट कई बार मायने रखता है, क्योंकि अगर अरेंजमेंट ही गलत हो गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना, स्ट्रक्चर फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शुरुआत हमने बोला था गरीब आदमी से करो, ठीक है। हाइड्रोजन गरीब आदमी है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, एक उसने बना ही लिया तो एक और बना लेगा भाई पड़ोस के साथ, मतलब सल्फर वाले एटम के साथ, जिससे उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन भी सिंगल ही बना लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब ये जो मिड वाला ऑक्सीजन है, ये दोनों के साथ एक एक सिंगल बना लेगा, जिससे इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब बचे ये ऑक्सीजन, तो अब सिचुएशन आप समझ रहे हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में थी वही सिचुएशन है कि सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास तो 6 है ही है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो पहले उसका वीआईपी ट्रीटमेंट करेंगे, पहले उसके अकॉर्डिंग हम लोग बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो डबल बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ही वो सल्फर के साथ ये वाला भी डबल बना लेगा, जिससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा,
हाँ सल्फर का एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन सल्फर एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना, सल्फर एक्सपेंड कर सकता है ऑक्टेट। तो बस ये बन गया बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर अभी तो जैसे यहाँ पे 2 सल्फर थे तो सर ऑक्सीजन बीच में आ गया सर, अगर 4 या 6 होते तो कैसे बनता? अल्टरनेट में अरेंज कर देते हम लोग, अच्छा ओके सर। है ना। अगर 4 होते तो एस 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 सबके बीच में एक ओ बैठा देते। ठीक है, तो ये वाले आप लोग ट्राई करिएगा एक बार, है ना। और एक आपको मैं वर्कशीट अभी इसी में अटैच करके भेज दूंगा, जो ये नोट्स है इसी में अटैच कर दूंगा। ये लुइस स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो वर्कशीट है ना, तो आप लोग उस पे एग्जाम्पल जो है उनको एक बार ट्राई करिएगा, है ना। इसमें बस क्या है कि एक बार आप कुछ एग्जाम्पल जब खुद से बना लोगे, 15-20 स्ट्रक्चर जब खुद से बना लोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, मतलब आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। हाँ अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना। तो किसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो तो उसको मत देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अगली क्लास में फिर इसी के आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। बॉन्डिंग बहुत बढ़िया चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि बॉन्डिंग का रोल बहुत बड़ा है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी बहुत छोटे छोटे जगहों पे, ठीक है। अच्छा सीट में आप लोग को होमवर्क में क्या करना है, सेक्शन ए लगा लीजिएगा आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग की जो सीट है उसमें एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए कर लीजिएगा, उसमें लिखा होगा लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर करके, तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। है ना। यस सर। चलो Yes, फिर sir. इतना ही रखते हैं, आप लोगों की क्लास भी होगी अभी, है। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए पार्ट 1 पार्ट 2 ये कर लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चलो फिर ठीक है, करें फिर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।